इनसाइड स्टोरी की चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून। धार्मिक आधार पर कानून के नजरिए से कोई भेदभाव नहीं, कानून की नजर में सब बराबर हों, इसीलिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आगे बढ़ रही है। पहले लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी, अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद यह साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार आगे बढ़ रही है। तो क्या 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर होगा? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान के बाद भड़काऊ भाईजान यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक्टिव हो गए हैं। हमारी वफादारी की निशानियां भारत के कब्रिस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक परमिशन ला ले, तो फिर ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? वही तेवर, वही तलखी, वही एजेंडा और वही नारा। आप मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि आप भारत से नफरत कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असदुद्दीन ओवैसी की ये तेवर बता रहे हैं कि हैदराबादी भाईजान मुसलमानों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ओवैसी को समान नागरिक संहिता से इतना डर क्यों है? आखिर भड़काऊ भाईजान को यूसीसी से दिक्कत क्या है? अब ये तो लगभग साफ हो गया है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना तय है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की रैली में इस ओर साफ साफ इशारा कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने जो संकेत दिया उससे तो ये लग रहा है कि समान नागरिक संहिता की कानूनी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है। समान नागरिक संहिता बीजेपी का कोई आज का मुद्दा नहीं है। बीजेपी के घोषणा पत्र में करीब 25 साल पहले ही इसकी वकालत की गई थी। वो साल 1998 का था जब बीजेपी ने प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में कॉमन सिविल कोड के मुद्दे का जिक्र किया था। कॉमन सिविल कोड बीजेपी के 3 कोर मुद्दों में से एक रहा है। इनमें से एक कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अब जब केंद्र में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की सरकार है और कई राज्यों में बीजेपी का शासन है, तो बीजेपी अपने तीसरे कोर मुद्दे को लागू करने की ओर तेजी से बढ़ती दिख रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय हिंदू सिविल कोड लाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? लेकिन सिर्फ ओवैसी ही नहीं, मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड का डर दिखाने वाले नेताओं और नुमाइंदों की एक पूरी जमात है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से हर जाति धर्म के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा। लेकिन संविधान जिस समान कानून की बात करता है वो कई लोगों को हजम नहीं हो रहा। वो इसे इस्लामी कायदे कानून में दखलंदाजी करार दे रहे हैं। हम तो 1300 साल से
जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फ़िरक़ा परस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं। धर्म के एतबार से हम पॉलिसी जो मजहबी पॉलिसी है जी, वो इस्लाम की अलहदा है, हिंदुओं की अलहदा है, और उसमें भी सरदारों की अलहदा है, ईसाइयों की अलहदा है, उनका अलहदा अलग। तो उनको इसमें एक जगह यानी मतलब ये इकट्ठा उनको कैसे किया जा सकता। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की दलील देकर देश के संविधान की व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के दूसरे पहलू की तरफ ध्यान दिलाया। पीएम मोदी ने भोपाल में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को बराबरी का हक तक नहीं दिया गया। 2024 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी वैसे भी पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए। आज पीएम मोदी ने भी कह दिया कि पसमानदा मुसलमानों का शोषण तो मुसलमानों ने ही किया है। हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। हमने भारत को पसंद किया, ये हमारी सरजमीन है। मैदाम, हमारी वफादारी की निशानियां भारत के कब्रिस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। लेकिन हैदराबादी भाईजान समान नागरिक संहिता के बहाने मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से मुसलमानों का उनके मजहब से रिश्ता खत्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। समान नागरिक संहिता से किसी का अपने मजहब और अपनी तहजीब से कैसे नाता खत्म हो सकता है, ओवैसी ये क्लियर नहीं कर रहे। न सिर्फ ओवैसी बल्कि मुस्लिम हितों की पैरवी करने का दावा करने वाले दूसरे लोग भी भड़काने का ही काम कर रहे हैं। ये 3 तलाक वाला मसला नहीं है कि हम खामोश रहे, ये बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है। आंदोलन चलाएंगे इसके लिए, हम भी तैयार हैं। हो सकेगा तो सभी पार्टियां और सभी दल मिलकर जो है संसद का घेराव भी करेंगे। देश में यूसीसी को कोई जरूरत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लेकर आइए। 9 सालों से आप क्या कर रहे थे? अब जब 24 आने वाला है तो आप कह रहे हैं कि अब यूसीसी आना चाहिए, क्योंकि आप हार रहे हैं। आप हार रहे हैं और आप जा रहे हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको हम कैसे हल करेंगे? तो कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत दूर तक निकल गई। पीएम मोदी ने जो इशारा किया है उससे तो लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? देखिए, सवाल यह है कि क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है और क्या देश का मुसलमान इसके खिलाफ है? यही जानने की कोशिश में एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत पहुंचे दारुल उलूम देवबंद। यहां रविकांत ने छात्रों और मौलानाओं से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की है। प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं।
जो भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाए थे, जो पूरी एक कमेटी ने कानून बनाए थे, वो बिल्कुल गलत थे। आप उनको रिजेक्ट करो। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। ये एक खास कम्युनिटी के खिलाफ आप एक कानून साजी और ये सारी आप जो कर रहे हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? ये हमारे मजहब के, हमारे जो कुरान और हदीस है उसके बिल्कुल खिलाफ है। यकसा सिविल कोड नेचुरलिटी और इंसानियत के सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस शब्द की चर्चा भर से सियासी उबाल आ गया है। सामने चुनाव है, इसलिए मजहबी सियासत करने वाले नेताओं की जुबान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आग उगल रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। भावनाओं को भड़काकर अपना सियासी कद बड़ा करने की चाह रखने वाले नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड को मजहब में दखल बता रहे हैं। उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश का आम मुसलमान क्या सोचता है? मुस्लिम धर्मगुरु यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या राय रखते हैं? क्या वाकई देश का मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोधी है? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची मुस्लिम शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र दारुल उलूम देवबंद। हम इस समय देवबंद में मौजूद हैं और इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े मरकज दारुल उलूम देवबंद यूनिवर्सिटी के सामने हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि ये जान सकें कि लोगों की कॉमन सिविल कोड को लेकर के क्या राय है। कॉमन सिविल कोड की आहट के साथ ही जो सियासत शुरू हुई है, उस पर हम यहाँ के बड़े विद्वानों, मौलानाओं, मुफ्तियों और आम लोगों से, महिलाओं से बात करेंगे। जब से लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय मांगी है, तभी से इसे लेकर तीखे सवाल और जज्बाती बयान सामने आ रहे हैं। इन बयानों पर आम मुसलमान क्या सोचता है, उससे पहले ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की सूरत में क्या क्या बदलाव होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो हर जाति धर्म के लिए एक जैसा कानून होगा। विवाह तलाक के लिए एक कानून होगा। बच्चा गोद लेने, जमीन जायदाद पर एक कानून होगा। यानी कुछ मामलों में अब तक अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून लागू थे, वो अब नहीं लागू होंगे। कानून की नजरों में ये बराबरी वाली बात चंद लोगों को पसंद नहीं आ रही। नहीं, लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो आप कानून के एतबार से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके एतबार से आप शादियां करवाएं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एजुकेशन ठीक है, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, आप एजुकेट करें, लेकिन जो को एजुकेशन है उससे आपको पता है कितना फसाद खड़ा होता है। हमारे मजहब का कल्चर है कि हम 18 से 17, 18, 19 के बाद फौरन शादी कर दें, तो ये हमारा कल्चर है। लेट अस लीव। जिस मुद्दे पर आप कह सकते हैं कि हम तलाक देते हैं, इस मुद्दे पे, उसी मुद्दे पर पत्नी को भी अधिकार होगा कि वो भी तलाक दे सके। ये सही है? नहीं, ये हमारे मजहब के, हमारे जो कुरान और हदीस है उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो बहु विवाह पर रोक लग जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक शादी कर सकेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये वैसे इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम के मुताबिक नहीं है, इस्लाम इसका कायल नहीं है। 4 शादी तक की इजाज़त दी है। आप ये तो ये बता दीजिए कि जो भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाए थे, जो पूरी एक कमेटी ने कानून बनाए थे, वो बिल्कुल गलत थे। आप उनको रिजेक्ट करो। दारुल उलूम देवबंद मजहबी शिक्षा का केंद्र है, लिहाजा यहाँ पढ़ने वाले तालिब यानी छात्रों की सोच भी मजहब से प्रभावित है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ये सवाल तो संविधान के हवाले से पूछ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के पीछे तर्क मजहब वाला काम कर रहा है। दरअसल अब तक देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी धर्मों के लिए कुछ मामलों में अलग अलग कानून हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्मों पर हिंदू सिविल लॉ लागू होता है। मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही सभी धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। यही बात ऐतराज की वजह बन रही है कि यकसा सिविल कोड, मैं इसको हिंदू और मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखता हूं, बल्कि एक इंसानियत की दृष्टि से देखता हूं। यकसा सिविल कोड नेचुरलिटी और इंसानियत के सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है
और एक ऐसा मुल्क कि जिसमें 3000 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हों, सैकड़ों किस्म का कल्चर हो, वहाँ आप एक यकसा सिविल कोड किसी हाल में नाफिज नहीं कर सकते। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड 1960 से लागू है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन रहा है उसमें बहुविवाह पर रोक का प्रस्ताव है, लड़कियों की शादी की उम्र तय करने का प्रस्ताव है, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें कानूनी तौर पर मजबूत करने के लिए हैं, लेकिन धर्मगुरु इन प्रस्तावों को मजहब में दखल बता रहे हैं। गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि लड़कियों की एज बढ़ाने से उनकी जो सोशल कंडीशन है वो अपग्रेड हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि वी वेलकम दैट वन, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा है, ग्रेजुएट बनाइए, इस्लाम तालीम से मना नहीं करता, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं और सोशल मीडिया और हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक और इस वक्त में जो बेहयाई के अड्डे हैं, उन्हें हमें अंदर से इतना बेहया बना दिया है कि जितना आप इसे ताखीर में लाएंगे, इतनी ही बिगाड़, इतनी ही बुराइयां और इतनी ही बेहयाइयां हमारे घरों में जन्म लेंगी। विवाद के मुद्दे सिर्फ इतने ही नहीं हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो बात जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की भी होती है। बात हलाला और इद्दत को पूरी तरह खत्म करने की भी होती है। कानून के नाम पर सदियों पुरानी परंपराओं ने महिलाओं को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा है, उन्हें कमजोर किया है, लेकिन मौलाना मजहब के नाम पर इसका विरोध करते नजर आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाएगी और एक नंबर तय कर दिया जाएगा कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इतने बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, वो चाहे 1 की संख्या हो, 2 की संख्या हो या कोई और संख्या हो। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आज की जो जनरेशन है उसमें आप देखें 2-3, यानी कि इंसान ने खुद अडॉप्ट कर लिया इन चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको जो है ना आपको सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है कि आप लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें, हाँ अवेयर करें, बस मैं ये समझता हूँ। ये नियम बनाया गया जा रहा है कि हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। हलाले को इस्लाम ने औरतों की कमजोरी बनाकर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि औरतों की इज्जत के लिए इस्तेमाल किया। एक औरत के साथ हलाला हो और दूसरे मर्दों को तलाक देने की जुर्रत ना हो और समाज में तलाक का रिवाज ना पड़े। मयारी मर्द है, उसके लिए ये बहुत बड़ी गाली वाला लफ्ज़ है, उसके लिए ये गाली है अगर वो समझने वाला है। तो ये हमारे मज़हब में अगर हलाला दिया गया है, तो अगर किसी औरत के साथ कोई ज़्यादती हुई है तो वो एक हलाला उसके मुंह पर एक जूता है। इद्दत पर रोक ना लगाए बल्कि उनका खर्चा उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी डिक्लेरेशन देना पड़ सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए कोशिश है कि देश के सभी लोग कानून की नजर में बराबर हों, लेकिन मजहबी सियासत करने वाले नेता उसके खिलाफ जुबानी आग उगल रहे हैं। वहीं धर्म के चश्मे से हर मसले को देखने वाले धर्मगुरु भी इसके खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। इस नजरिए का लोगों पर भी असर दिख रहा है कि एक खास कम्युनिटी के खिलाफ आप एक कानून साजी और ये सारी आप जो कर रहे हैं, ये मतलब ये कि हमारे देश का और हमारे मुल्क का ये पहले से कोई रिवाज नहीं रहा है। एक देश में सबके लिए एक कानून, बिल्कुल सही है अगर एक देश में, लेकिन सबकी अलग अलग अपने कल्चर्स और अपने मज़हब होते हैं ना। आप बौद्ध मज़हब को, आप क्रिश्चियनिटी को, आप जुडिज़म को, आप इस्लाम को, आप हिंदुइज्म को, इन सब के कल्चर को आप कैसे एक करोगे? आप कल्चर पे बात ना करो। प्रधानमंत्री के बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा फिर तेज हो गई है। इससे पहले लॉ कमीशन ने 14 जून को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें यूसीसी पर राय मांगी गई थी। पीएम मोदी ने जिस मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया, वहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का मूड क्या है, इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। आखिर मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है, आपको दिखाते हैं उस सर्वे के नतीजे। मध्य प्रदेश में फिर से खिलेगा कमल या आएंगे कमलनाथ? एमपी चुनाव में जीतेंगे शिवराज या छिन जाएगा ताज? यही जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए
सी वोटर ने 26 मई से 26 जून तक जो सर्वे किया उसमें 17,113 लोगों की राय ली गई। सर्वे में पूछा गया कि पीएम मोदी के दौरों से क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने रख देते हैं जो हमने लोगों से पूछा। मध्य प्रदेश का ये पहला ओपिनियन पोल है और पहला सवाल आपके सामने कि मोदी के दौरों से मध्य प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा क्या। जवाब भी आपके सामने 51% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ फायदा होगा, ना कहने वाले 36% लोग हैं और जो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम वो 13% लोग। अगला सवाल उस हिंदुत्व पर था जो कि एमपी चुनाव का एजेंडा सेट करता दिख रहा है। सर्वे में पूछा गया मध्य प्रदेश में किसके हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा है। मध्य प्रदेश का ये ओपिनियन पोल और अगला सवाल हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा, किसके हिंदुत्व पर ज्यादा भरोसा है मध्य प्रदेश के लोगों को। शिवराज सिंह चौहान 42%, कमलनाथ 44% मान रहे हैं, 14% कह रहे हैं नहीं। लेकिन 42 और 44 का ये आंकड़ा बहुत थोड़ा सा फासला है, लेकिन फिर भी कमलनाथ यहां पर आगे बढ़ते हुए हिंदुत्व के मामले में दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में एक दिलचस्प आंकड़ा आया सीएम की पसंद को लेकर। लोगों से पूछा गया कि सीएम की पसंद कौन है। मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर लोग किसे देख रहे हैं। देखिए जवाब आपके सामने। 37% शिवराज सिंह चौहान को मानते हैं, 36% जो पसंद कर रहे हैं कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर, 12% की पसंद सिंधिया भी हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जो सिर्फ 1% की पसंद बने हुए और 14% ऐसे हैं जो अन्य को अपनी पसंद बता रहे हैं। अगला सवाल है राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ। तो देखिए तस्वीर आपके सामने साफ हो गई है। बहुत संतुष्ट 40%, कम संतुष्ट जो हैं वो 27% हैं, 31% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल संतुष्ट नहीं, यानी कि असंतुष्ट है यहां पर, और जो कुछ नहीं कह रहे पता नहीं वो 2%। लेकिन यहां पर 40% बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं रोमाना राज्य सरकार के कामकाज से। तो ये तो राज्य सरकार की बात हो गई। अब मुख्यमंत्री के कामकाज की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना लोगों के भीतर क्या चल रहा है उसे लेकर। मुख्यमंत्री के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं। 40% जो कह रहे हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन कम संतुष्ट वाले 25% हैं। 33% का आंकड़ा जो कह रहा है कि हम असंतुष्ट हैं, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कामकाज को। 2% जो पता नहीं कह रहे। तो सर्वे में लोगों ने सीएम को कितने नंबर दिए और सरकार के कामकाज को कितने नंबर दिए, यह आपने देख लिया। तो इस सर्वे से इतना तो अंदाजा लग गया कि एमपी के बड़े मुद्दे क्या हैं, लेकिन ये जानना बाकी था कि क्या ये मुद्दे चुनाव को प्रभावित करेंगे। इसलिए सर्वे में सवाल किया गया, कर्नाटक, हिमाचल में हार के बाद क्या लगता है एमपी में भी डबल इंजन फॉर्मूला फेल होगा। अब इस सर्वे का वो डेटा जिससे मध्य प्रदेश चुनाव में पब्लिक के मूड को लेकर कुछ और संकेत मिलते हैं। एमपी चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं। वोट परसेंटेज वाला आंकड़ा अब आपके सामने। 230 विधानसभा सीटें कुल मध्य प्रदेश विधानसभा में, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस वोट शेयर के मामले में बिल्कुल टाई पर। 44% बीजेपी, 44% कांग्रेस। मामला बिल्कुल बराबरी पर है। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर है। ये तो टाई होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे का आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर वोट मिल सकते हैं, लेकिन सीटों का अनुमान क्या है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। मध्य प्रदेश का फाइनल नंबर बिना इंतजार के आपके सामने, ये लीजिए। बीजेपी 106 से 118, कांग्रेस 108 से 120। मामूली बढ़त के साथ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में क्या माना जाए, क्या अभी भी खेल खुला हुआ है, क्योंकि वो 116 वाला जादुई आंकड़ा बीजेपी छुएगी या फिर कांग्रेस छुएगी। तो मध्य प्रदेश के इस पहले सबसे बड़े ओपिनियन पोल का अनुमान है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। वैसे अभी चुनाव में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन इस सर्वे से पब्लिक के मूड का एक अंदाजा तो लग ही रहा है। तो एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का सर्वे मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले के संकेत दे रहा है। इसी पर एबीपी न्यूज ने बात की पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता कमलनाथ से। एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल आया है उसके मुताबिक कांग्रेस बढ़त में है, 120 सीट मिल रही है। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी स्वयं। कमलनाथ जी, जो ओपिनियन पोल आया है उसमें कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त है, 120 सीटें हैं। हालांकि वोट परसेंटेज बीजेपी कांग्रेस का बराबर है। मैंने सर्वे देखा नहीं है, पर मेरे लिए सर्वे मध्य प्रदेश के मतदाता हैं। मैंने 42 साल चुनाव लड़े हैं और मुझे जनता की पहचान है।
मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता इस दफ़े मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। आज प्रश्न केवल एक उम्मीदवार, एक पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। सर क्या लग रहा है कि चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, जनता वर्सेस बीजेपी है? जनता वर्सेस बीजेपी साफ है, क्योंकि आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, किसान दुखी है, बीज खाद के लिए भटक रहा है। कौन सी परेशानी नहीं है आज प्रदेश में? सर मेरे साथ आशीष हैं, आशीष को सवाल पूछे। सर मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक, अगर जीत हुई तो मुख्यमंत्री आप होंगे, आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्या कोई फिगर आप दे सकते हैं सर कि इतने तो आएंगे ही आएंगे? और मेरा दूसरा सवाल है सर, कौन से मुद्दे आपको लगता है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि इस बार जनता आप पर भरोसा दिखाए? मैंने कहा हर वर्ग परेशान है। भटकता हुआ नौजवान सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश के लिए। आज हमारी नई इन नौजवानों को जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, आज इनका भविष्य अंधेरे में है। पीड़ित किसान, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट प्रदेश बना दिया। मध्य प्रदेश नहीं है, भ्रष्ट प्रदेश है। पैसे दो, काम लो। आम जनता से पूछिए, आम जनता ये कहती है। मैं तो जगह जगह जाके पूछता हूँ भ्रष्टाचार का क्या हाल है, सब खड़े होकर मुझे क्या कहते हैं। ये हालात है। तो हमने फिगर दिखा दिया, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि मैं घोषणा करूं इतनी सीटें आएंगी, इतना पार उतने पार, ये सब मैं नहीं करता। मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास रखता हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल कि आज प्रधानमंत्री मोदी आए थे, भोपाल आए थे, और बीजेपी की ऐसी प्लानिंग है कि लगातार मोदी जी के यहाँ दौरे होते रहेंगे। 1 तारीख को फिर वो आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि सब जो चुनाव है मोदी लड़ेंगे यहाँ मध्य प्रदेश से, आगे लीड करेंगे? ये बीजेपी, इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? इससे बीजेपी ये अपनी रणनीति बनाए, कौन लड़े कौन नहीं लड़े। अंत में ये राज्य का चुनाव है, और शिवराज सिंह जी तो मोदी जी से भी झूठ बोलवा देंगे। सर आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं? आपको लगता है जीत होगी इस बार? मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, और बहुत सारे सर्वे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे सर्वे। हाँ, जो प्रसिद्ध लोगों ने किया वो भी मुझे जानकारी देते रहते हैं। वो छाप नहीं सकते तो मुझे जानकारी दे देते हैं। तो सर आप कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस सरकार बनाने जाएगी? मैंने कहा मुझे मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। ये थे कमलनाथ जी, जिनका कहना है कि सर्वे जो भी हो, मगर वो दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस ही बनाने जा रही है। हालांकि उन्होंने एबीपी न्यूज़ के सर्वे पर भी सहमति जताई है। कैमरामैन हुमैन देशमुख और आशीष सिंह के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। तो कमलनाथ बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक जो वोट प्रतिशत है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टाई है। हाँ, जो स्ट्राइक रेट है सीटों के मामले में वो कांग्रेस का थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।